वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं और उनकी संभावना बहुत ज़्यादा है परीक्षा में पूछे जाने की। तो उन प्रश्नों को मैं उठाऊंगा और उन पर चर्चा करने का प्रयास करूँगा। इस श्रृंखला की अगर बात करूँ तो ये पहली वीडियो है जियोग्राफी की। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, खास करके दीर्घ उत्तरीय टाइप के। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के आप लोग बहुत सारे एक प्रकार से टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उसकी बिल्कुल भी अब आवश्यकता नहीं है। अब मैं ऐसे ऐसे प्रश्नों को उठाऊंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हीं प्रश्नों में से है जियोग्राफी BA 4th सेमेस्टर के सिलेबस में संकलित डी विटलसी के अनुसार जो विश्व के कृषि प्रदेश हैं उनके बारे में। अर्थात जो हिटलसी महोदय थे, इन्होंने एक प्रकार से किस तरीके से डॉक्टर हिटलसी महोदय इन्होंने किस प्रकार से विश्व के कृषि प्रदेशों को बांटा और किन किन आधारों के हिसाब से बांटा, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। 1936 ईस्वी में उन्होंने ऐसा ये काम किया था, ठीक है। डॉक्टर हंटिंगटन और जॉनसन ने भी एक प्रकार से वर्गीकरण किया है। बहुत सारे विद्वान आएंगे जो कि हिटलसी महोदय के द्वारा दिए गए कृषि प्रदेश को उसकी आलोचना भी करेंगे, उसका खंडन करेंगे, मंडन करेंगे। कई प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मैं आपको बताऊँ 1936 ईस्वी में इनका क्या नाम है, पूरा नाम है इनका डरबेंट हुइटलेसी महोदय। एक प्रकार से इन्होंने 13 प्रकार के कृषि प्रदेशों के बारे में बताया है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि ये प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा जिसमें प्रश्न पूछा ना गया हो। इससे पहले जब 4th सेमेस्टर की परीक्षा या परीक्षा सेमेस्टर टाइप की नहीं होती थी, उससे पहले आपको बता दूं ईयरली टाइप की परीक्षा होती थी। तो ईयरली टाइप के एग्जाम में BA 2nd ईयर में खास करके आपको आर्थिक भूगोल पढ़ना पड़ता था। आज भी आपको 2nd ईयर में ही पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आप 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं इसको। तो जियोग्राफी BA 4th सेमेस्टर BSc BA दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप जियोग्राफी लिए हुए हैं, BA 4th सेमेस्टर में है 2nd ईयर, तो आपका मान लीजिए इस वीडियो से 10 से 15 नंबर एकदम से पक्का सॉलिड आप समझ लीजिए 2023 के 24 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी प्रकार से और भी जो सब्जेक्ट होंगे उन सभी के ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला आती रहेगी जो कि दीर्घ उत्तरीय टाइप के होंगे, ठीक है। और बाकी मॉडल पेपर में लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं रख करके उनके उत्तर को बता देता हूं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर बताने में थोड़ा सा कठिनाई इसलिए होती चूंकि लंबे होते हैं और इसीलिए ये पहल शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा की जा रही है। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। और 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताया था जियोग्राफी का, उसमें में से भी एक टॉपिक ये भी था। तो आपको बता दूं इस टॉपिक से प्रश्न परीक्षा में आना एकदम से तय है। प्रश्न क्या आपसे पूछेगा, यहां पर देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछेगा कि डरबेंट हुइटलसी महोदय के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर रीजन्स अकॉर्डिंग टू डरबेंट हुइटलसी, यानी डी हुइटलसी या डरबेंट हुइटलसी के अनुसार विश्व के जो कृषि प्रदेश है उनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आलोचनात्मक परीक्षण में क्या होगा कि कुछ विद्वानों ने जो हिटलसी महोदय के कृषि प्रदेश है उनको कुछ और तरीके से विभक्त किया है, तो उसके बारे में हम जान लेंगे। यानी क्रिटिकल एग्जामिन द एग्रीकल्चर रीजन अकॉर्डिंग टू डी हुइटलसी। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बड़ी तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। जो कठिन शब्दावलियां होंगी उनको मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा और आपको बस वीडियो को देख लेना है। 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद में। देखिए डरबेंट हुइटलसी के अनुसार जो विश्व के कृषि प्रदेश है इनकी अगर बात की जाए, यानी एग्रीकल्चर रीजन अकॉर्डिंग टू डरबेंट हुइटलसी, तो कृषि भूगोलवेत्ता है ये डी हुइटलसी महोदय। PhD भी इन्होंने करी है, डॉक्टर की उपाधि भी इनके पास है। तो डॉक्टर हुइटलसी बोलो या फिर डी हुइटलसी यानी डरबेंट हुइटलसी बातें की है। इन्होंने 5 आधारों पर 1936 ईस्वी में विश्व के कृषि प्रदेशों को सीमांकित करने का प्रयास किया। मतलब 5 आधार बताए और उन 5 आधारों को मैंने आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। आपको बता दूं 1936 ईस्वी की बात है। इन्होंने कहा कि मुख्य रूप से 5 आधार होते हैं जिसके हिसाब से हमने कृषि के प्रदेशों को बांटा है। कृषि प्रदेश का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ पर पूरी की पूरी पृथ्वी पर कहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है और कैसी कैसी फसल होती है, इसी को उन्होंने बांटने का काम किया, ठीक है। सबसे पहली बात उन्होंने
फसलों तथा पशुपालन का पारस्परिक संबंध के आधार पर, पहली बात, ठीक है, यानी जिसको आप कहते हैं कि कृषि उपज या पशुओं की स्थिति। दूसरा, भूमि उपयोग की गहनता यानी तीव्रता कितनी है, ठीक है। तीसरा है कृषि उत्पादों के उपयोग के ढंग यानी गतिशीलता कितनी है। चौथी, कृषि उत्पादन में प्रयुक्त जो यंत्र हैं या विधियां यानी यंत्रीकरण कहाँ तक किस क्षेत्र में ज़्यादा है। गतिशीलता मतलब एक प्रकार से मोबिलिटी जो है कृषि प्रदेश में किस प्रकार से, कितनी तीव्र गति से या किस टेक्निक का प्रयोग करके कृषि की जाती है किस क्षेत्र में, ठीक है। तीव्रता कितनी है मतलब किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सघन कृषि की जाती है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा पंजाब की अगर मैं बात करूँ, पंजाब छोटा सा राज्य है यूपी का, आपने मतलब कि भारत देश का, लेकिन यूपी सबसे बड़ा देश है। लेकिन गेहूं उत्पादन में आप देखिएगा 1 बीघे में गेहूं जितना पंजाब के किसान उत्पादित करते हैं उतना लगभग मतलब उत्तर प्रदेश की बात किया तो लगभग 3-4 बीघे में उतना उत्पन्न होगा, ठीक है। लगभग 5 से 6 कुंटल वो 1 बीघे में गेहूं निकालते हैं। हमारे यहाँ पर 1 से 2 कुंटल निकल जाए बहुत बड़ी बात है, 3 कुंटल ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में निकलता है। तो इस प्रकार से कृषि उत्पादन में प्रयुक्त यंत्र विधियां यंत्रीकरण कहाँ तक कितना है, और कृषि में पूंजी और श्रम का विनियोग की मात्रा कितनी, यानी किस स्थान पर किसानों के पास पूंजी कितनी है और वहाँ पर श्रम शक्ति कितनी है, ये सब भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती कृषि प्रदेशों को बांटने में, यानी व्यापारिकता भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये 5 आधार हैं जिन आधारों को एक प्रकार से आधार बना करके या उनको एक प्रकार से कृषि प्रदेश को सीमांकित किया गया इन्हीं आधारों के माध्यम से। तो उपरोक्त 5 आधारों पर व्हिटेलसी महोदय ने विश्व को निम्नलिखित में से 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। वो 13 कृषि प्रदेश हैं और उन 13 कृषि प्रदेशों के बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आपसे ही प्रश्न पूछता है लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में कभी कभी कि विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए डी व्हिटेलसी के अनुसार एवं एकाध कृषि प्रदेशों का वर्णन भी कीजिए, ठीक है। उनमें से तो 13 कृषि प्रदेश उन्होंने बताए हैं। कौन कौन से कृषि प्रदेश हैं 1 मिनट में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला है घुमक्कड़ पशुचारण प्रदेश, दूसरा है व्यापारिक पशुचालन प्रदेश, तीसरा है स्थानांतरण कृषि प्रदेश, चौथा है प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, पांचवा है चावल प्रधान गहनी निर्वहन कृषि प्रदेश, छठवा है चावल विहीन गहनी निर्वहन कृषि प्रदेश, सातवां है व्यापारिक बगाती कृषि प्रदेश, 8वां है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, 9वां है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश और 10वां है व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, 11वां जो उन्होंने कैटेगराइजेशन किया वो है निर्वाहक उपज एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, 12वां है व्यापारिक दुग्ध एवं पशुपालन कृषि प्रदेश और 13वां है बगाती या बागवानी कृषि प्रदेश, बागवानी। तो एक प्रकार से 13 प्रदेश है। अब पहले के ओर हम चलते हैं, पहला जो कृषि प्रदेश है डी व्हिटेलसी महोदय ने बताया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला कृषि प्रदेश है आपका चलवासी पशुचारण प्रदेश। चलवासी पशुचारण प्रदेश को एक प्रकार से घुमक्कड़ पशुचारण प्रदेश भी कहते हैं। इसको बोलते हैं नोमैडिक हेर्डिंग रीजन, ठीक है। नोमैडिक हेर्डिंग रीजन का मतलब होता है चलवासी पशुचारण प्रदेश। तो विश्व में चलवासी पशुचारण व्यवसाय के क्षेत्र बहुत मतलब प्रमुख रूप से अगर देखिएगा तो दक्षिण पश्चिमी एशिया का मतलब समझ रहे होंगे, एशिया महाद्वीप जैसे ये है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है, इधर यूरोप आपका पड़ता है। एशिया महाद्वीप में यहीं पर भारत अपना भी पड़ जाता है, श्रीलंका यहाँ पर है और इधर चाइना वगैरह का पूरा रीजन, इधर जो है जापान वगैरह, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिण माने नीचे का, पश्चिम माने पश्चिम का कौन सा हिस्सा, ये वाला, यानी दक्षिणी पश्चिमी एशिया की बात यहाँ पर कर रहा है, ये वाली एरिया, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी एशिया ये हो गया, ठीक है, समझ रहे ना बातों को, बिल्कुल। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया ये आपका हो गया। देखिए उत्तर जो ऊपर होता है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, समझ रहे हैं ना। तो बात की जाए पश्चिम की तो पश्चिम और दक्षिण वाला एरिया ये वाला प्रदेश जो है ये खास करके यहाँ पर चलवासी पशुचारण प्रदेश है। मध्य एशिया भी यानी एशिया का जो बीच वाला भाग है वो, और पूर्वी अफ्रीका कहाँ पर पड़ेगा आपका, लगभग आप देखिएगा ये अफ्रीका महाद्वीप मान लेते हैं, अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका का जो पूर्वी इलाका है जैसे ये इलाका, ठीक है, तो पूर्वी इलाका मतलब ये इलाका भी आप रख सकते हैं। तो पूर्वी इलाका जो है ये एरिया जो है खास करके चलवासी पशुचारण प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क माने होता है एकदम से सूखा एरिया, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अर्ध शुष्क माने मतलब आधा शुष्क आधा आर्द्र, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर वर्षा भी होती है, आर्द्रता भी वायु में होती है और सूखी वायु भी होती है, मतलब गर्मी भी होती है और थोड़ा बहुत एक प्रकार से मौसम में ठंडक भी आती है। इन क्षेत्रों के अलावा यूरेशिया मतलब होता है यूरोप के
मतलब कि यूरेशिया का मतलब सादा सादा होता है, यूरोप और एशिया को मिला करके जो महाद्वीप बनता है उसको यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के जो घास प्रधान खास करके टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ पर आपको चलवासी पशुचारण प्रदेश आपको मिलेंगे पूरे संसार में। उक्त क्षेत्रों में यानी कि जितने क्षेत्र मैंने बताए, जैसे कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका के जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, और यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के जो घास के प्रधान है खास करके टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं घास के, वो प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में विषम भौगोलिक दशाओं के प्रभावी रहने के कारण किसी प्रकार के कृषि कार्य संभव नहीं हो पाते हैं। मतलब चलवासी पशुचारण प्रदेश में कृषि नहीं हो पाती है। चूंकि कृषि इसलिए नहीं हो पाती है चूंकि कई प्रकार की चीज़ें, एक प्रकार से दशाएं जो होती, भौगोलिक दशाएं होती हैं, चूंकि इनके अनुकूल नहीं होती, भौगोलिक दशाएं कृषि के प्रतिकूल पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, तापमानों की उच्चता होती है और निम्नता भी होती है, मतलब कि तापमान कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी तापमान बहुत कम हो जाता है। शुष्कता यानी कि आप देखिएगा वायु में नमी भी नहीं रहती है, तो मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो कृषि कार्य करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इसी कारण से केवल कुछ क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घासें प्राकृतिक रूप से उग जाती हैं। मतलब मनुष्य घासों को नहीं उगाता है, प्राकृतिक रूप से जो घासें होती हैं वो घासें उग जाती हैं इन स्थानों पर। किन स्थानों पर? चलवासी पशुचारण के जो एरिया होती वहाँ पर। तो ये एक प्रकार से चूंकि विषम भौगोलिक दशाएं हैं और इन्हीं के कारण क्या होता है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व भी विरल होता है। मतलब जो पशु चारण प्रदेश है, खास करके जो घुमक्कड़ पशुचारण प्रदेश है, चलवासी पशुचारण प्रदेश है, यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत दूर दूर पर पाई जाती है। मतलब जनसंख्या भी बहुत कम पाई जाती है, विरल पाई जाती है। तथा यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है पानी और चारे के या घास की तलाश में पालतू पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती रहती हैं। और खास करके इसीलिए इसको चलवासी या पशुचारण कहा जाता है। चूँकि क्या होता है, जो पालतू पशु होते हैं उनके चारे की जब स्थिति खत्म हो जाती है, वहाँ पर पानी खत्म हो जाता है, तो अनेक स्थान पर जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर लोग जाते हैं और अपने पशुओं के लिए पानी और चारे की व्यवस्था करते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते हैं और इसका प्रमुख कारण यह होता है कि एक स्थान पर अस्थायी रूप से रह करके घास और पानी की कमी के कारण से जीवन यापन संभव नहीं हो पाता है। चलवासी पशुचालकों द्वारा घुमक्कड़ी पशुपालन का कार्य केवल अपने जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब ये है कि जो चलवासी पशुचारण प्रदेश है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, कृषि करते हैं, कृषि होती ही नहीं सबसे पहली बात, तो पशुओं को पालते हैं। चूंकि पशु पालना भी एक कृषि ही है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही पशुपालन आता है। तो पशुपालन मतलब यहाँ पर कृषि, ठीक है। तो पशुपालन, पशु को लोग पालते हैं लोग और उन पशुओं के चारे और पाने के लिए भटकते रहते हैं इधर उधर। तो जीवन यापन के लिए ही कृषि करते हैं, मतलब कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता इनका, ठीक है। और इसलिए इस अर्थव्यवस्था को जीवन निर्वाहन अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। जीवन निर्वाहन अर्थव्यवस्था मतलब होता है सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, मतलब ऐसी इकोनॉमी जिससे केवल अपने जीवन, मतलब उनका मतलब वो जिंदा रह सके। मतलब ऐसी स्थिति या ऐसे प्रकार की कृषि करते हैं जिससे उनका पेट भर सके और वो एक प्रकार से जिंदा रह सके, जीवित रह सके, यानी अपना निर्वहन उनका हो सके जीवन का। इस अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से कुछ विशिष्ट जनजातियां कार्यरत मिलती हैं पशुचारण प्रदेशों में। खास करके इसमें अरब जो एरिया है, अरब एरिया समझ रहे हैं ना, तो अरब एरिया के जो बद्दू जनजाति है वो इस चलवासी पशुचारण प्रदेश में रहती हैं। इसके अलावा मध्य एशिया में जो स्टेपी क्षेत्र है उसके जो खिरगिज जनजाति है वो, कग्गा जनजाति, कालमुक्स और टुंड्रा प्रदेश के लैप्स जनजातियाँ, सेमोइड्स और स्कीमो, ये सब जनजातियाँ जो है खास करके चलवासी पशुचारण प्रदेशों में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा घुमक्कड़ी पशुपालकों के द्वारा पशुओं में खास करके भेड़ ये लोग पालते हैं, बकरी का पालन करते हैं, ऊँट पालते हैं, गाय, बैल और रियंडर एक कुत्ते का नाम होता है वो पालते हैं, और याक भी एक प्रकार से थोड़ा सा सांड टाइप का होता है, लंबा मोटा तगड़ा होता है, तो उसको भी पालते हैं। पशुओं से दूध प्राप्त करते हैं और मांस इन पशुपालकों का मुख्य भोजन है। मतलब जो पशुओं से प्राप्त दूध होता है उसका भोजन करते हैं और शिकार करते हैं, जो मांस मिलता है वो खाते हैं, ठीक है। जबकि पशुओं के चमड़े से ये वस्त्र बनाते हैं अपना, मतलब पशुओं के खाल से वस्त्र पहनते हैं। टेंट व हड्डियों के हथियार बनाते हैं ये, ठीक है, बनाए जाते हैं। स्थानांतरण के समय सामान ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं, और खास करके याक पर जो होता है, याक जो एक प्रकार से बैल टाइप का, सांड टाइप का होता है, तो उस पर एक प्रकार से जो स्थानांतरित जब करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये लोग जाते हैं किसी, मतलब कि चलवासी पशुचारण के लोग, तो क्या करते हैं उसी पर सामान ला देते हैं और एक प्रकार से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का इनका जीवन होता है।
मध्य एशिया में घुमक्कड़ी पशुपालन के अलावा कुछ परिवार उपयुक्त क्षेत्रों में अस्थायी रूप से निवास कर कृषि व व्यापार कार्य भी करते हैं मध्य एशिया में। क्योंकि मध्य एशिया में क्या होता है, उनके रहने के अनुकूल दशाएं कुछ कुछ मिला करती हैं और इसी कारण से क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोग अब कृषि करना भी शुरू कर दिए हैं। आधुनिक समय में पशुपालक जनजातियों को अस्थायी रूप से बसाने के प्रयास सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं और इनका पानी और चारे की कमी को दूर करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो इस प्रकार से ये पहला पशुचारण प्रदेश उन्होंने बताया, घुमक्कड़ पशुचारण प्रदेश यानी चलवासी पशुचारण प्रदेश, डी हिटलसी महोदय ने। दूसरा जो उन्होंने बताया था वो बताया था व्यापारिक पशुचालन प्रदेश। व्यापारिक पशुचालन प्रदेश की बात की, इसको कहते हैं लाइव स्टॉक रेंचिंग रीजन। तो व्यापारिक पशुचालन प्रदेश की अगर बात करें तो ये पशुचालन जो प्रदेश होता है इसमें आप देखिएगा व्यापारिक दृष्टिकोण थोड़ा सा ज़्यादा होगा और व्यापारिक पशुचालन का कार्य विश्व के उन शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित मिलता है। शुष्क माने होता है एकदम सूखा, अर्ध शुष्क माने होता है कुछ कम सूखा, ठीक है, तो उनमें मिलता है, जिसमें यूरोपियन लोग अस्थायी रूप से जाकर के बस गए हैं। मतलब यूरोपीय जो लोग हैं वो खास करके ऐसे एरिया में जहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क एक प्रकार से एरिया है, मौसम है, वहाँ पर जाकर के बस गए हैं। और ऐसे क्षेत्रों में विश्व के निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर जाकर के बस गए हैं ये लोग, यूरोपीय लोग? जैसे कि पहला ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है और जो मध्य का भाग है वहाँ पर, इसके अलावा न्यूजीलैंड का दक्षिणी पूर्वी भाग। तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक प्रकार से आप देखिएगा जो खास करके व्यापारिक पशुचालन प्रदेश है वो आता है, ठीक है, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रीजन भी इसको कहते हैं। तो व्यापारिक पशुचालन प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी मध्य भाग और न्यूजीलैंड का दक्षिणी पूर्वी भाग। उत्तरी अमेरिका में आप देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी भाग यानी जो अमेरिका है उसका पश्चिमी भाग, और कनाडा का जो प्रेरी इलाका है, प्रेरी प्रदेश, और उत्तरी मैक्सिको जो है वहाँ पर भी आप देखिएगा व्यापारिक पशुचालन प्रदेश होता है। तीसरा जो एरिया है वो दक्षिण अफ्रीका का जो पठारी भाग होते हैं वहाँ पर आपको ऐसी स्थिति मिलेगी। चौथा दक्षिणी अमेरिका में जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में पंपास जो घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर, पेंटागोनिया और पश्चिमी पर्वतीय भाग। इसके अलावा जो है शुष्क मैदानी भागों में ब्राज़ील का जो दक्षिणी पठारी भाग है वहाँ पर, वेनेजुएला का जो पठारी भाग है और यूराग्वे का जो उत्तरी भाग है, इन सभी स्थानों पर आप देखिएगा व्यापारिक पशुचालन प्रदेश इसी एरिया को, इन सभी एरिया को कहा जाता है। पूर्व सोवियत संघ में कैस्पियन सागर का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ पर भी आप देखिएगा आपको खास करके व्यापारिक पशुचालन प्रदेश की एरिया ही वही कहलाती है। तो उपयुक्त व्यापारिक पशुपालन वाले क्षेत्रों के अधिकांश भाग में आप देखिएगा खास करके यूरोपियन लोग भी ही रहते हैं और यूरोपियन लोगों के द्वारा आधुनिक परिवहन साधनों तथा उद्योगों का विकास किया गया है और व्यापारिक पशुचालन का कार्य एक बृहद स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर प्रारंभ किया गया है। और इस हेतु उन्होंने प्रशीतन यंत्रों, शीत भंडारों और द्रुत शीतलन विधियों का विकास करके दुग्ध पदार्थों तथा पशु मांस का विश्व स्तर पर सफल व्यापार प्रारंभ कर दिया है। मतलब ये लोग दूध को, मतलब एक प्रकार से पशुओं को पालते हैं और जो है शिकार भी करते हैं। तो इसके अलावा जो मांस उनको मिलता है, मांस और दूध, उसको दूसरे स्थानों पर बेचते हैं। खास करके इसीलिए इसको व्यापारिक पशुपालन प्रदेश कहते हैं, मतलब पशुओं को पालते हैं और उनका व्यापारिक दृष्टिकोण से। अच्छा, इससे पहले घुमक्कड़ चलवासी पशुचारण प्रदेश में आपने देखा था कि वहाँ पर केवल जीवन निर्वहन के लिए वो लोग एक प्रकार से पशुओं को पालते थे, उनका दूध उपयोग में लाते थे ताकि उनका जीवन एक प्रकार से अपना जीवन निर्वहन कर सकें वो। लेकिन व्यापारिक पशुचालन प्रदेश में क्या है, वो लोग व्यापार करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। वर्तमान समय में पशुपालन या व्यापारिक पशुपालन में पशु मांस का उत्पादन महत्वपूर्ण रूप से होता है, जबकि मांस के अतिरिक्त अन्य पशु उत्पादकों जैसे मक्खन हो गया उनसे बनाया जाता है, और पनीर हो गया, ऊन हो गया पशुओं से, चमड़ा हो गया उनका, इन सभी का भी निर्यात, मतलब इन सभी को बेचा जाता है। और इन पशुपालक क्षेत्रों में खास करके इन सभी का उपयोग किया जाता है और उपयोग करने के बाद में जो बचता है उनको बेचा जाता है, ठीक है। इन व्यापारिक पशुपालक क्षेत्रों में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं भैया? जैसे पहली बात, विस्तृत चारागाह क्षेत्रों में मांस उत्पादन के लिए पशुओं को पाला जाता है, जबकि सिंचित क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को पाला जाता है। जहाँ पर सिंचाई के क्षेत्र है वहाँ पर दूध उत्पादन के लिए पशुओं को पालते हैं, और जहाँ पर चारागाह है वहाँ पर मांस उत्पादन के लिए पशुओं को पालते हैं। दूसरा विशेषता ये है कि सिंचित क्षेत्रों में पशुपालन के साथ साथ मोटे अनाज जैसे मक्का हो गया,
और एक प्रकार से और चारा उत्पादक जो कृषि होती है उनकी फसलों की कृषि भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। जबकि विस्तृत चारागाह क्षेत्रों में आप देखिएगा बड़े जहाँ पर चारागाह बड़े बड़े हैं वहाँ पर कृषि कार्यों का बहुत महत्व एक प्रकार से कम होता गया है। तीसरी बात, उत्तरी अमेरिका में गाय, बैल, सुअर और भेड़ों की प्रधानता। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में गाय पाली जाती है, बैल और सुअर और भेड़ पाले जाते हैं। अर्जेंटीना में आप देखिए गाय, बैल, ब्राज़ील मतलब गाय बैल पाले जाते हैं। ब्राज़ील में, यूराग्वे में, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया में भेड़ और बकरी की प्रधानता है। और यहाँ पर आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन सभी में भेड़ पाली जाती है और उनसे ऊन बनाए जाते हैं। ऊन उत्पादन में आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर रहता है हमेशा। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। चौथी बात है गौ मांस, ऊन, चमड़ा, दुग्ध पदार्थों का निर्यात भी होता है यहाँ से। चौथी बात जो है चारागाहों का आकार लगभग 1000 एकड़ तक होता है, जबकि कुछ चारागाह 1 लाख एकड़ क्षेत्रफल में भी फैले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब चारागाह भी बड़े बड़े फैले हुए हैं और ये इस प्रकार की यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है पशुओं को पाला जाता है और उनकी कृषि की जाती है। ये हो गया आपका व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। अब तीसरा जो कृषि मतलब की कृषि का प्रदेश है डी ह्विटलेसी महोदय ने बताया है, उसमें अगर बात की जाए वो कौन सा है आपका, वो है स्थानांतरित कृषि प्रदेश, शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन की अगर बात की जाए ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि खास करके जनजातीय लोग जो है स्थानांतरित कृषि करती हैं और जहाँ जहाँ पर कृषि होती है वो प्रदेश जो है स्थानांतरित कृषि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि प्रदेशों का विस्तार प्रमुख रूप से जो हुआ है दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका और एशिया के जो भूमध्य रेखीय जलवायु है उन क्षेत्रों को खास करके वहाँ पर स्थानांतरितशील कृषि होती है। स्थानांतरित कृषि का भूमध्य रेखीय जलवायु, इसमें मिलने वाली सघन सदाबहारी वनस्पति से घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब होता है जिससे ये भूमध्य रेखा है तो इसके आसपास की जितनी जलवायु है यहाँ पर, क्योंकि गर्मी भी पड़ती है खूब ज़्यादा यहाँ पर और पानी भी बरसता है, हमेशा पानी लगभग बरसता रहता है यहाँ पर। और इसी कारण से यहाँ पर जो वन होते हैं, जो घास फूस होती है वो हमेशा एक प्रकार से हरी भरी रहती है। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर खास करके स्थानांतरित कृषि होती है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आदिवासी लोगों के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, वनों को जला दिया जाता है, भूमि फिर खाली हो जाती है, फिर उसके बाद जल निकास की समुचित अवस्था भी वहाँ पर होती है। ऐसी भूमि पर प्राचीन कृषि यंत्रों जैसे खुरपी के द्वारा, फावड़ा के द्वारा, नुकीली लकड़ी की सहायता से खेत तैयार कर लिया जाता है, जंगल को जला करके आग लगा करके उसमें, और इसके प्रकार खेती की योग्य भूमि बनाई जाती है और इसीलिए इसको काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। तो जब भूमि बना ली जाती है, खेत बना लिया जाता है, फिर उसके बाद में चावल की खेती, मक्का की खेती, ज्वार, बाजरा, इन सभी की खेती जो है यहाँ पर परंपरागत विधियों से की जाती है। गन्ना, केला, टमाटर, ककड़ी, ये भी फल एक प्रकार या ये सब फसल जो है उत्पादित किए जाते हैं स्थानांतरणशील कृषि में। आपको बता दूं कि एक भूमि पर लगभग 2 से 3 वर्ष लगातार बिना खाद डाले खेती करने के बाद में जब वह भूमि कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ हो जाती है, क्योंकि इनको खाद का उतना ज़्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग आता नहीं है जनजाति के इलाकों में, जनजातियों को, तो होता क्या है कि वो लोग उन कृषि प्रदेशों को छोड़ देते हैं और फिर से जाते हैं दूसरे स्थान पर, फिर जंगल को काटते हैं, फिर जलाते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर उससे वहाँ पर खेती करते हैं, फिर 2-3 साल करते हैं, फिर जब उर्वरक क्षमता छिड़ जाती है फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इस प्रकार से कृषि ये लोग किया करते हैं। ठीक है, 2-3 वर्ष लगातार बिना खाद डाले खेती करने के बाद जब वह भूमि कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ हो जाती है तो ऐसी भूमि को छोड़ दिया जाता है, पुनः किसी उपजाऊ स्थल पर वनों को साफ करके कृषि के लिए भूमि प्राप्त की जाती है और इसी प्रकार कृषि भूमि का स्थानांतरण होता रहता है। इसी कारण से इसको स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जानते हैं। और इस कृषि को खास करके मलाया और इंडोनेशिया में लद्दाख कहा जाता है। आपको बता दूं कि इस कृषि ये क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में कृषि पाई जाती है, मतलब कृषि होती है, लेकिन इंडोनेशिया और मलाया में इसको लद्दाख कहा जाता है इस प्रकार की कृषि को। वहीं फिलीपाइंस में बात की जाए तो कैंगीन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कि फिलीपाइंस में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताइए कैंगीन के नाम से। बर्मा में यानी म्यांमार में टुंडया के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में चेना कहा जाता है इस प्रकार की कृषि को। थाईलैंड में तमराई कहा जाता है। भारत के असम राज्य में इसको झूम कहा जाता है, झूमिंग या झूम कृषि। ठीक है, जिम्बाब्वे में इसको मिल्पा कहा जाता है। सूडान में इसको न्यागसू कहा जाता है, नेगासू। ठीक है, तो इस प्रकार से यूरोपियन लोग खास करके इस कृषि को स्वीडन के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा इसका मतलब सीधा सा होता है
स्वीडन का मतलब होता है आग से वनों को जला करके निर्मित खेतों पर कृषि करना, इसको बोलते हैं स्वीडन। तो आपको बता दूं कि इस प्रकार की कृषि अलग अलग क्षेत्रों में होती है और अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हो गई स्थानांतरणशील कृषि। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला जो आपका पशुचारण प्रदेश था वो है प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश। क्या है भाई, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश मतलब जो है रेडिमेंटल सेडेंटरी रीजन जो है वो, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेशों की, तो प्रारंभिक कृषि प्रदेश जो है ये आप देखिएगा, देखिए इस प्रकार की कृषि स्थानांतरित कृषि पद्धति का विकसित रूप होता है। मतलब जो इससे पहले आपने स्थानांतरितशील कृषि पढ़ी है उससे थोड़ा सा डेवलप कृषि जो है वो प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश होता है, जिसमें कृषि की लगभग वही विशेषताएं होती हैं जो स्थानांतरितशील कृषि की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना चीज़ों को, ठीक है। और लेकिन इस कृषि में क्या होता है, कृषक स्थान परिवर्तन ना करके एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करता है और कृषि करता है। यहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि में क्या होता था कि एक स्थान पर कृषि करते थे, 2-3 वर्षों के बाद में फिर उस स्थान को छोड़ देते थे, फिर दूसरे स्थान पर जाकर के खेती करते थे ऐसे लोग। लेकिन यहाँ पर क्या होगा प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश में कि वो उसी स्थान पर कृषि करेंगे, उस स्थान को छोड़ेंगे नहीं। और यह कृषि प्रमुख रूप से भूमध्य रेखीय जलवायु वाले उच्च मैदानी मतलब उन मैदानी भागों में की जाती है जहां उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मिलती है, मतलब उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी जहां पर मिलती है वहीं पर एक कृषि होती है, तथा जनसंख्या का जमाव यहां पर अधिक मिलता है प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश में। यह क्षेत्र प्रमुखतः विकसित बगाती कृषि क्षेत्रों के समीप आपको दिखेगा, जिनमें खास करके मसाले, रबड़ और चावल की कृषि परंपरागत ढंग से की जाती है। और आप देखिएगा यह कृषि स्थानांतरित कृषि की तुलना में गहन होती है और खास करके इसमें कृषि के साथ घोड़े, खच्चर, गाय, बैल, भेड़, बकरी ये सब भी पाले जाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि है ये, ठीक है, जो प्रारंभिक मैंने आपको बताया प्रारंभिक कृषि प्रदेश जो है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग चीज़ों को, बिल्कुल आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं भाई, सभी लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगला जो आपका प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है भाई, अगला जो प्रदेश है वो है 5वां प्रदेश। इसकी अगर बात की जाए तो ये है चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश। चावल प्रधान गहन निर्वाहक प्रदेश कृषि प्रदेश का मतलब ये है कि जहाँ पर चावल की अधिकता, एक प्रकार से चावल अधिक मात्रा में उत्पादित होता है, ठीक है, ऐसी एरिया। तो इसको बोलेंगे, आप देखिएगा अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। राइस डोमिनेंट रीजन जो है खास करके उस एरिया को गहन मतलब चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, इसको समझने का प्रयास करते हैं। चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश प्रमुख रूप से जो मानसून एशिया होता है, मानसून एशिया में जैसे भारत का की अगर बात की जाए तो भारत में आप देखते हैं चावल एक प्रकार से जब बारिश होती है, जैसे इस समय आप देखते हैं बिया सबके यहाँ पड़ गई होगी, बीज सबके यहाँ पड़ गया होगा धान का, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे मानसून आने वाला है, अब मानसून लगभग जैसे आ जाएगा पानी बरसना प्रारंभ हो जाएगा और फिर उसके बाद में धान की बुआई जो होगी वो शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पर पानी बरसा तो मानसून में ही पानी बरसता है, मानसून आने के बाद में, और उसी कारण से वहीं पर चावल की खेती की जाती है। आप लोग तो पता होगा अभी इस समय यही स्थिति चल रही है। तो ये हो गया मानसून एशिया के भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चाइना में, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में आप देखिएगा इस प्रकार की कृषि आपको मिलेगी चावल प्रधान की। और इस कृषि को खास करके सवाह कृषि यानी कि सवाह एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। यह कृषि मानसूनी एशिया के उन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से की जाती है जहां तापमान वर्ष प्रयत उच्च रहता है और वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। मतलब वर्षा खूब अधिक मात्रा में होती है और तापमान भी थोड़ा बढ़ा ये होता है, तापमान भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है, ठीक है। इस प्रदेश में आप देखिएगा चावल की गहन कृषि प्रमुखता से की जाती है, मतलब कि चावल खूब मात्रा में उगाया जाता है, जो कि मानसून के कारण से वर्षा होती है और तापमान भी होता है, और दोनों चाहिए चावल की कृषि को। चावल के अलावा यहाँ पर ज्वार, बाजरा और गेहूं की खेती भी आपको देखने को मिलती है। और इस कृषि में जनसंख्या का सघन घनत्व मिलता है, जैसे चाइना और भारत की अगर बात की या बांग्लादेश या पाकिस्तान की जनसंख्या भी ज़्यादा और चावल की कृषि और ये सब भी होती है, ठीक है। तो यही सब कृषि की में खेतों का आकार अधिक जनसंख्या दबाव होने के कारण से छोटा होता है। अपने यहाँ पर देखिए जैसे अपने यहाँ की स्थिति है वैसे वही चीज़ है ये।
मशीनों की तुलना में मानवीय श्रम का योगदान कृषि में अधिक रहता है यहाँ पर। जैसे अपने यहाँ पर जो धान की बुआई होती है मनुष्य ही करता है, मतलब हम लोगों को पता है धान, तो मैंने बहुत बोया है धान, ठीक है, तो मुझे पूरा एकदम से पता है। आप में से बहुत सारे लोग धान की बुआई करते होंगे। तो पहले बिया उसको उखाड़ा जाता, पहले बीज डाला जाता है, फिर बीज को उखाड़ने के बाद में जब बीज तैयार हो जाता है 1 महीने या 21-25 दिन के बाद बीज को उखाड़ा जाता है, फिर उसके बाद में पानी भरा जाता है धान के खेत में, कदई होती है, फिर उसके अंदर धान की बुआई होती है, ठीक है, धान को निराया भी जाता है। तो श्रम शक्ति मतलब मानवीय श्रम ज़्यादा लगता है यहाँ पर। पशुपालन का कार्य कृषि के साथ साथ ही किया जाता है और इस प्रदेश में नदियों की निचली घाटियों या डेल्टाई भागों में चावल की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ हैं, नदी का जो घाटी वाला क्षेत्र, नदी किनारे के एरिया, और जहाँ पर नहरों से सिंचाई भी हो जाती है कहीं कहीं पर। डेल्टा भाग मतलब जहाँ नदियाँ एक प्रकार से कई भागों में बढ़ती नदियाँ वृद्ध हो जाती हैं और उस एरिया में, जैसे कि पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में आप देखते हैं जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बना हुआ, सुंदरबन का डेल्टा, वहाँ पर चावल की कृषि होती है। और पूर्वोत्तर भारत में आप देखिएगा बहुत सारी कृषि आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया चावल को लेकर के, यानी कि जो मैंने आपको बताया कौन सा प्रदेश था भाई, ये आपका था चावल को लेकर के, यानी कि चावल उत्पादन का खास करके चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश। छठा जो प्रदेश उन्होंने बताया वो कौन सा प्रदेश है भाई, वो है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। चावल विहीन मतलब चावल जहाँ पर नहीं होता है। एक ऐसा पहले 5वां मैंने बताया चावल मतलब कि चावल जहाँ पर ज़्यादा हो रहा था। दूसरा क्या आ गया 6वां आपका चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, ठीक है, यानी कि इंटेंसिव सब्सटेंस विदाउट पैडी राइस रीजन। मतलब ये कृषि प्रदेश भी मानसूनी एशिया में प्रमुख रूप से विस्तृत है, लेकिन यह कृषि मानसूनी एशिया के उन भागों में की जाती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो होती है 100 सेंटीमीटर से कम रहती है। और जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, आपको पता होगा वहाँ पर चावल की कृषि नहीं हो पाती है, ठीक है। और इस कृषि प्रदेश में किसी एक फसल की प्रधानता ना रह करके अनेकों फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, कपास, गन्ना, इन सभी की खेती की जाती है। जैसे कि चावल की कृषि आप देखते हैं बहुत एरिया में जहाँ पर पानी कम बरसता है वहाँ पर नहीं की जाती है, जबकि जो मैंने उससे पहले बताया जो पूर्वोत्तर भारत हो गया या बांग्लादेश हो गया, अन्य एरिया में जहाँ पर चावल ही उगाया जाता है, मछली चावल ही पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं मुख्य भोजन है। क्यों भोजन है? चूँकि वहाँ पर चावल ही होता है और मछली होता है, चूँकि नदियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर चीज़ें नहीं होती, मतलब पानी कम बरसता है, तापमान अधिक रहता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है कि केवल गेहूँ, चावल यही सब कृषि होती है और चावल बहुत कम मात्रा में जहाँ पर होता है। गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा इन सभी की खेती, गन्ना की खेती इन सभी की होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से कृषि उत्पादन प्राप्त कर लिया जाता है, जैसे कि आप देखते हैं राजस्थान वगैरह हो गए या अन्य क्षेत्र हो गए भारत में ही आप देखते हैं जहाँ पर कृषि मतलब पानी कम बरसता है, खास करके वहाँ पर भी खेती होती है, जहाँ पर चावल मतलब कि चावल की खेती भी होती है सिंचाई के माध्यम से, ठीक है। आजकल तो उन्नत किस्म की चीज़ें जिससे सिंचाई हो जाती है। 7वां एरिया होता है विश्व के कृषि प्रदेशों को बांटा डी फिटिलसी महोदय ने, वो प्रदेश है व्यापारिक बगाती कृषि प्रदेश, यानी कमर्शियल प्लांटेशन टाइलेज रीजन, ठीक है। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें अगर आप देखिएगा व्यापारिक बगाती कृषि प्रदेशों की, तो ये कृषि प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत है। उष्णकटिबंध मतलब होता है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। उष्णकटिबंध मतलब जैसे पृथ्वी है, यहाँ पर आप देखिएगा 0 डिग्री अक्षांश ये है, 0 डिग्री मतलब कि भूमध्य रेखा मान लेते हैं इसको, ठीक। तो 23.5 डिग्री इधर, 23.5 डिग्री इधर, ये जो एरिया पूरा पड़ता है इसी को उष्णकटिबंध बोला जाता है। यहाँ पर गर्मी पड़ती है और वर्षा भी होती है खूब जम करके, ठीक है। तो व्यापारिक बगाती कृषि प्रदेश यहीं पर होता है। ये कृषि प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत है। यह कृषि आपको बता दूं लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में और दक्षिणी पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय जो इलाके हैं वहाँ पर होती है। यह कृषि किसी भी देश के संपूर्ण कृषि क्षेत्र पर ना होकर के वैज्ञानिक ढंग से विकसित किए गए कृषि बागानों या फार्मों पर ही होती है। यह कृषि बागान विदेशी लोगों द्वारा पर्याप्त पूंजी व्यय करके कृषि मतलब विकसित किया जाता है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा पूंजी लगती है और एक प्रकार से बागात, एक प्रकार से बाग लगा करके कृषि करना। इस कृषि में अस्थायी रूप से उपलब्ध मानवीय श्रम का योगदान पर्याप्त रहता है। इस कृषि प्रदेश में उत्पादित कृषि खास करके आप देखते हैं कृषि फसलों में चाय के उत्पादन हो गया, रबड़ हो गया, कोको, कहवा, नारियल, केला, गन्ना, गरम मसाले, इन सभी के उत्पादन जो है किया जाता है बागान लगा करके, ठीक है। एक कृषि बागान में 1 या 2 कृषि फसल की विशिष्टता मिलती है, जैसे उदाहरण के रूप में श्रीलंका में चाय, दक्षिणी भारत में रबड़, चाय व नारियल, पूर्वी भारत में चाय आप देखते हैं, ठीक है। दक्षिणी भारत में रबड़, चाय, नारियल आपको मिलेगा, पूर्वी भारत में चाय,
मलेशिया और इंडोनेशिया में रबड़, पश्चिमी द्वीप समूहों में केला आपको मिलेगा बागायती फसलों में। कोलंबिया के पठार पर आप देखते हैं कहवा, क्यूबा में गन्ना खूब मिलेगा आपको बागायती कृषि में। ब्राज़ील के पठार पर आप गन्ना देखेंगे। पूर्वी अफ्रीका के पठारों पर आप कहवा की खेती देखेंगे। पश्चिमी अफ्रीका में आप देखिए कोको की फसलें उगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो फसलें हैं वो एक प्रकार से उगाई जाती हैं और ये फसलें खास करके बगाती फसलें होती। बगाती मतलब कि एक प्रकार से बागान टाइप का होता है। जैसे गन्ना में आप देखते हैं बाग टाइप का। केला की कृषि होती है तो एकदम से पेड़ लगा देते हैं, मतलब कि एक बाग टाइप के। तो व्यापारिक बगाती कृषि प्रदेश है, मतलब व्यापार की दृष्टि से और बागान लगा करके, मतलब जहाँ पर बगाती समझ रहे हैं ना, जहाँ पर मतलब ऐसी कृषि जहाँ पर पेड़ जो हैं और एक प्रकार से बाग टाइप का लग जाता है। इस कृषि में मशीनों, कीटनाशकों, दवाओं और श्रमिकों के आवास पर और चिकित्सा पर पर्याप्त पूंजी व्यय की जाती है, मतलब पूंजी भी इसमें लगती है। यहाँ अधिकांश उत्पादन विदेशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। इस प्रकार की कृषि का यही उद्देश्य होता है। और बगाती क्षेत्र प्रमुख रूप से हल्के पठारी ढालों और समुद्री तटीय भागों पर ही किए जाते, खास करके यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है इनका। आगे देखते हैं और भी अगला जो प्रदेश है वो आपका 8वां प्रदेश है। वो प्रदेश है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो भूमध्य सागरीय तट है उसके निकट स्थित देश हैं, जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, प्रायद्वीपीय इटली। प्रायद्वीपीय मतलब होता है ऐसी इटली जो कि एक प्रकार से 3 तरफ से जल से घिरी हुई है, ठीक है, वो इटली। तो प्रायद्वीपीय इटली से प्रायद्वीपीय भारत है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ से हिंद महासागर, मतलब एक तरफ से अरब सागर, एक तरफ से एक प्रकार से आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी, एक तरफ से हिंद महासागर, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय इटली हो गई, यूगोस्लाविया हो गया, बाल्कन प्रायद्वीप हो गया, अफ्रीका के उत्तरी तटीय क्षेत्र जो हो गए, एशिया में लिवेंट देश जो है वो सब। तो इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित कैलिफोर्निया की घाटी, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका का जो केप प्रांत है वो, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी प्रदेश जैसे मुर्ले डार्लिंग प्रदेश जिसको कहते हैं। मुर्ले डार्लिंग एक नदी है उसी के एरिया को, इसीलिए उसको मुर्रे डार्लिंग प्रदेश कहा जाता है। तो मुर्रे डार्लिंग या मर्रे डार्लिंग अलग अलग स्थानों पर मिलेगा आपको। तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी प्रदेश है। तो दक्षिण पश्चिमी भाग भी एक प्रकार से संकलित है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, इस प्रकार की कृषि में। और इस कृषि प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभुत्व मिलने के कारण से शीतकाल में वर्षा होती है जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। इस कृषि प्रदेश में अनेक कृषि पद्धतियों का प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। इसमें खास करके जीवन के निर्वाह कृषि भी की जाती है, मतलब एक प्रकार से अपना पेट पालन के लिए कृषि तो होती है। इसके अलावा व्यापारिक कृषि भी होती है, फसलोत्पादन भी एक प्रकार से होता है जिससे उसको बेचा जाता है। पशुपालन, शीतकालीन वर्षा पर आधारित खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी होता है। सब्जियों और फलों की कृषि भी की जाती है। ग्रीष्मकालीन अवधि में सिंचाई पर आधारित फसलों का उत्पादन जैसी पद्धतियाँ भी प्रमुख रूप से यहाँ पर होती हैं, ठीक है। कृषि फसलों में यहाँ पर गेहूँ, जौ ये सब उत्पादित किए जाते हैं, जबकि सब्जियों में आलू, मटर, टमाटर, सेब इन सभी की खेती होती है। फलों में आप देखिएगा अंगूर, सेब, संतरा, जैतून, अंजीर ये सब महत्वपूर्ण है। और इस कृषि में कृषि कार्यों के साथ साथ पशु पालन का कार्य भी दुग्ध व मांस उत्पादन के दृष्टिकोण से भी किया जाता है। कृषि व पशुपालन का कार्य क्षेत्रों में जीवन निर्वाह का स्तर तथा कुछ में व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। तो ये रहा एक प्रकार से आपका भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। अगला जो है आपका 9वां प्रदेश जो डी हिटलसी महोदय ने बताया वो है व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश। व्यापारिक अन्न उत्पादन मतलब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन जिसको कहते हैं, व्यापारिक अन्न उत्पादन प्रदेश, मतलब ऐसे अन्न का उत्पादन जो कि एक प्रकार से व्यापार की दृष्टि से उत्पादन किया जाता है बेचने के लिए। तो इस व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश का विस्तार आप देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का जो प्रेरी घास का मैदान है वहाँ पर, पूर्वी जो सोवियत संघ है मतलब रूस के स्टेपीज घास के मैदानों में, ऑस्ट्रेलिया के जो डाउन्स घास के मैदान है वहाँ पर, अर्जेंटीना का जो पंपास मैदान है घास का वहाँ पर, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में जो बेल्डस घास के मैदान हैं वो, इन सभी क्षेत्रों में आपको व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश देखने को मिलेगा। मतलब यही सब प्रदेश है और यहीं पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि प्रदेश के अधिकांश भागों में आप देखिएगा गेहूं का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। व्यापारिक मतलब बेचने के लिए, गेहूं का उत्पादन किया जाता है बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए। कृषि फर्मों में किया जाता है। कृषि फर्म मतलब कृषि के बड़े बड़े प्रकार से फर्म मतलब की कंपनी टाइप की, ठीक है। मानवीय श्रम का इस कृषि में उपयोग बहुत कम होता है, मतलब पूंजीपति लोग होते हैं और वो मशीनों के द्वारा सारी चीज़ें होती हैं। अधिकांश विदेशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार की कृषि का ध्येय यही होता है कि विदेशी मुद्रा को प्राप्त करना।
कृषि फर्मों का औसत क्षेत्रफल लगभग 500 एकड़ से लेकर के 1000 एकड़ के मध्य मिलता है। तो इस प्रकार से ये कृषि की जाती है। कौन सी कृषि भैया? व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश। ठीक है। 10वां जो कृषि प्रदेश है वो है आपका व्यापारिक पशु मतलब व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि, मतलब ऐसे फसलों का उत्पादन किया जाता है इस कृषि प्रदेश में जो कि एक प्रकार से बेचने के लिए मतलब व्यापारिक दृष्टि से, और ऐसे पशुओं को उत्पादित किया जाता है मतलब कि पशुओं को पाला जाता है जो कि उससे व्यापार किया जा सके। ठीक है। यानी कॉमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग रीजन। इन कृषि प्रदेशों का विस्तार प्रमुख रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित शीतोष्ण कटिबंध के शुष्क महाद्वीपीय जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी यूरोप के देशों और पूर्वी सोवियत रूस के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर आप देखिएगा इस प्रकार की कृषि का प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रकार की कृषि में पशुओं के लिए चारे की फसलों में से मक्का बोया जाता है, चरी हो गई, जई हो गया, इसके अलावा आलू, चुकंदर, गाजर, ये सब सब्जियां भी एक प्रकार से यहाँ पर बोई जाती हैं। और इस प्रकार की कृषि कार्य खास करके पशु पालन का कार्य इस प्रदेश में साथ साथ होता है। खाद्यान्न फसलों में गेहूं सरप्रमुख है यहाँ पर, और इस कृषि में गहन कृषि की जाने के कारण से प्रति एकड़ कृषि भूमि पर पूंजी का व्यय जो होता है वो अधिक होता है। और आप देखिएगा कि ये जो कृषि है खास करके व्यापारिक दृष्टिकोण से ही की जाती है। पशुपालन खास करके मांस और दूध बेचने के लिए किया जाता है, जैसे सुअर का पालन हो गया, गाय, भेड़, मुर्गी यहाँ पर पाले जाने वाले प्रमुख पशु होते हैं। पशु उत्पादकों का स्थानीय स्तर जो है उसका उपभोग किए जाने के साथ साथ आप देखिएगा दूसरे बाजारों में भी विक्रय इन सभी का किया जाता है। तो इस प्रकार से ये व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि होती है जहाँ पर पशुओं का पालन और कृषि दोनों की जाती है। 11वां जो एक प्रकार से कृषि प्रदेश बताया डी हिप्टिलेसी महोदय ने, वो है निर्वाहन फसल और पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। मतलब निर्वाहन मतलब कि ऐसे फसलों का उत्पादन जिससे जीवन का निर्वाह हो सके, और ऐसे पशुओं को पालना जिससे भी एक प्रकार से एक जीवन का निर्वाह हो सके। ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग रीजन। इस कृषि प्रदेश का विस्तार खासकर चाइना में, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और बर्मा नामक एशियाई राष्ट्रों में, खास करके आपको एशिया में ही मिलेगा। चीन, भारत, पाकिस्तान सब एशिया के देश ही हैं, बांग्लादेश और बर्मा यानी म्यांमार। तो यहाँ ही सब आपको जीवन निर्वाह मतलब कि ऐसी फसलों का उत्पादन किया था जिससे अपना जीवन यापन हो सके। ऐसे पशुओं को ऐसे हम लोग क्या करते हैं, भारत में हैं हम लोग गेहूं बोते हैं खाने के लिए, मक्का बोते हैं खाने के लिए। ठीक है। पशुओं को पालते दूध खाने के लिए। ठीक है। उनको बेचते नहीं है, खाने के लिए ही करते हैं। ठीक है। विदेशों में नहीं निर्यात करते हैं, आपस में ही डेयरी पर चले गए बेच दिए। आजकल तो करने लगे हैं डेयरी पर जा करके, लेकिन हालांकि वो जो है पैसे के लिए थोड़ा सा होता है, बाकी मुख्य रूप से उद्देश्य होता है जीवन निर्वाहन के लिए। सघन जनसंख्या घनत्व रखने वाले इन राष्ट्रों में, चूँकि चाइना और भारत में, बांग्लादेश, पाकिस्तान सभी में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है। फसलों की कृषि स्थानीय जनसंख्या के कारण से भरण पोषण की दृष्टि से प्रमुखता से की जाती, खास करके चूँकि अगर यहाँ पर कृषि ये सब नहीं होगी तो लोग भूखों मर जाएंगे। कृषि जोतों का आकार यहाँ पर छोटा होता है, छोटे छोटे खेत होते हैं जिसमें मानवीय श्रम का महत्व अधिक होता है। कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। पशुपालन का कार्य आप देखिएगा नगरों, महानगरों, महासागरों और उसके समीपवर्ती जो ग्रामीण इलाके हैं उन सभी में एक प्रकार से कृषि की जाती है। दुधारू पशुओं को पशुपालन में प्रमुखता प्रदान की जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मांस प्राप्ति के दृष्टिकोण से सुअर, गाय, बैल, भेड़, बकरी, मुर्गी इन सभी को भी लोग पालते हैं। कृषि तथा पशुओं से प्राप्त उत्पादन का अधिकांश उपभोग स्थानीय स्तर पर कर लिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका योगदान नगण्य सा रहता है। मतलब कि भारत के लोग ज़्यादा गेहूँ बेचते नहीं हैं, चाइना के लोग गेहूँ ज़्यादा बेचते नहीं हैं, मतलब वो अपने उपयोग के लिए, चूँकि जनसंख्या ही ज़्यादा है, जितना उत्पादित होता है उससे ज़्यादा खा ही लेते हैं। ठीक है। तो इसीलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से खेती नहीं होती, ना व्यापारिक दृष्टिकोण से फसल का उत्पादन या पशुओं को पाला जाता है। तो ये सब निर्वाहन फसल तथा पशु उत्पादक कृषि प्रदेश खास करके चाइना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा इन सभी एशियाई देशों में मिलता है। चौथा जो देश है मतलब चौथा जो प्रदेश है आपका कृषि प्रदेश वो है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। मतलब ऐसे प्रदेश जहाँ पर दूध उत्पादन किया जाता है केवल बेचने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से। ठीक है। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग रीजन। व्यापारिक स्तर पर दुग्ध पशुपालन व्यवसाय जो है खास करके पश्चिम और उत्तर यूरोप में, खास करके डेनमार्क देश हो गया, हॉलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सभी देशों में। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बृहद झील प्रदेश जो हैं खास करके वहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में, न्यूजीलैंड के प्रमुख रूप से न्यूजीलैंड में। ठीक है। और इन क्षेत्रों में व्यापारिक स्तर पर दुग्ध का
पालन क्या है, मतलब कि दुग्ध उत्पादन किया जाता है, और पशुओं का पालन किया जाता है दूधों, मतलब कि ऐसे पशुओं को पाला जाता है जो कि दुधारू पशु हैं, उन्हीं का पालन किया जाता है और उन्हीं से दूध जो मिलता है उसको बेचा जाता है। दुधारू पशुओं से प्राप्त दूध तथा दूध से निर्मित विभिन्न पदार्थ, जैसे दूध से मक्खन बनता है, घी बनता है, पनीर बनता है, इन सभी का व्यापारिक दृष्टि से मतलब व्यापार किया जाता है, दूध का, पनीर का, छाछ का, इन सभी का। ठीक है। मक्खन व घी निर्माण से शेष बचे मट्ठा या छाछ जो होता है उस पर आधारित सुअर पालन का भी कार्य किया जाता है। तो माठा वगैरह भी एक प्रकार से यहाँ की उसको भी बेच दिया जाता है, उससे भी एक प्रकार से उसको भी उपयोग में लाया जाता है। व्यापारिक दुग्ध पशुपालन के क्षेत्र में आप देखिएगा नगरीकृत क्षेत्रों में के समीपवर्ती भागों में खास करके आप देखिएगा प्रमुख रूप से मिलते हैं व्यापारिक दुग्ध पशुपालन जो है नगरीकृत क्षेत्रों में खास करके। यहाँ कृषि प्रदेश या कृषि भूमि पर चारे की फसलों की कृषि प्रमुखता से की जाती है, जबकि आलू, गाजर, चुकंदर, जई, गेहूँ इन क्षेत्रों में उत्पादित की जाने वाली अन्य फसलें भी हैं। ठीक है। नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित व्यापारिक दुग्ध पशुपालन के कृषि क्षेत्रों में ताजे दूध की सीधी आपूर्ति नगरों को की जाती है, जबकि दूरस्थ क्षेत्रों को दूध से निर्मित पदार्थों की आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए पर्याप्त पूंजी का व्यय किया जाता है। पशुपालन कार्य आप देखिएगा कार्य के आधुनिक मशीनों के साथ मानवीय श्रम का भी उपयोग किया जाता है। पालित पशुओं में अधिक दूध देने वाली उन्नत किस्म की जो जर्सी गाय होती हैं, जर्सी गाय मतलब समझ रहे हैं ना, जो एक प्रकार साहीवाल से लेकर के जर्सी गाय जो होती जो एक एक दिन में 18-18 लीटर दूध देती है, उनको पाला जाता है और भारत में भी वही गाय अब प्रचलित हो चुकी है। तो जबकि सुअर तथा मुर्गियों खास करके ये लोग कृषकों द्वारा और भी पाले जाते हैं जो कि खेती करते हैं, वो लोग बकरियों को पालते हैं, मतलब मुर्गियों को पालते हैं, सुअर को पालते हैं, ये सब करते हैं। 13वां जो प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है भाई? वो प्रदेश आपका है, देखेंगे सभी लोग, वो प्रदेश आपका पड़ेगा कौन सा भाई? वो प्रदेश आपका पड़ जाएगा विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश, यानी एक प्रकार स्पेशलाइज्ड जो मतलब कि हॉर्टिकल्चर जो रीजन है वो इस प्रकार मतलब विशिष्ट बागवानी फसल मतलब जो विशेष प्रकार के जो बागाती कृषि है, बागवानी मतलब कि बागान लगा करके जिसकी खेती की जाती है वो कृषि प्रदेश। ठीक है। इस प्रकार के कृषि प्रदेशों में फल, फूल और सब्जियों का उत्पादन खास करके नगरीय जनसंख्या की आपूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है और इसीलिए यह कृषि नगरों और महानगरों के समीपवर्ती जो कृषि क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगी। जब इन कृषि क्षेत्रों में उत्पादित फल, फूल, सब्जियों की आपूर्ति समीपवर्ती नगरों और महानगरों में कर दी जाती है तो ऐसी कृषि बाजार, बागवानी या मार्केट ग्रांडिंग भी कहलाती है। जबकि यदि इन कृषि उत्पादकों की आपूर्ति दूरस्थ क्षेत्रों को ट्रकों और रेलों के द्वारा की जाती है तो इसको ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में समीपवर्ती भूभागों में इस कृषि का प्रचलन प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी। तो इस प्रकार से ये कृषि प्रदेश हो गए, 13 कृषि प्रदेश है। अब इसकी आलोचना को लेकर के भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, कई प्रकार के विद्वानों ने इसकी आलोचना करी है। डी विटिलसी महोदय का जो कृषि प्रदेश है इसकी विभाजन जो इन्होंने किया है विटिलसी महोदय ने, इसकी आलोचना भी विभिन्न विद्वानों ने की है। उस आलोचना को हम जानने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। ठीक है। तो विटिलसी महोदय का जो कृषि प्रदेश है जो उन्होंने बांटा है 13 प्रकार का, उसके बहुत सारे आलोचनाएँ भी विद्वानों ने करी है। जैसे कि विटिलसी महोदय कृषि प्रदेशीय विभाजन की अनेक विद्वानों ने आलोचना करी है। आलोचकों का यह कहना है कि विटिलसी की कृषि प्रदेशों का विभाजन ऑब्जेक्टिव विश्लेषण पर आधारित नहीं है, मतलब कि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित ना होकर के व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण यानी सब्जेक्टिव एनालिसिस पर आधारित है। चूँकि सब्जेक्टिव एनालिसिस जो होता है उतना ज़्यादा तथ्यों पर या उतना ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं होता जितना ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में या तो सही या तो गलत होता है और जो सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं लिखित वाले उनमें सही और गलत नहीं होता है। कोई बहुत ज़्यादा सही है, कोई कम सही है, कोई गलत नहीं होता है। कोई सही है, कोई और ज़्यादा सही है, कोई कम सही है, ऐसा होता है। तो उनके कृषि प्रदेशों की सीमा रेखाएं मनमानी यानी कि आर्बिटरी हैं। वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के लिए कृषि प्रदेशों का विभाजन सांख्यिकीय विश्लेषण यानी कि जो स्टैटिकल होता है एनालिसिस उससे करना आवश्यक होता है, जबकि विटिलसी महोदय ने जो आधार बताया है वो सांख्यिकीय नहीं है। विटिलसी ने जो आधार तत्व चुने हैं उन सबका सांख्यिकीय विश्लेषण संभव नहीं है और यही कारण है कि इसकी लोगों ने आलोचनाएं करी। मतलब ये एकदम से वैज्ञानिक नहीं है, एकदम से सत्य नहीं है जो विटिलसी महोदय ने बताया। ठीक है। विटिलसी महोदय की कृषि प्रदेश वर्गीकरण की आलोचना इस प्रकार भी की जा सकती है या की जाती है कि उनके द्वारा व्यवहत आधारों यानी जो उन्होंने दिया आधार तत्वों में कृषि प्रदेश या कृषि उत्पादन तथा
उत्पादन विधि पर अधिक बल दिया गया और कृषि संगठन व्यवस्था की उपेक्षा यहाँ पर की गई। मतलब कृषि संगठन जो व्यवस्था है उसको नकार दिया गया एकदम से, और ये एक प्रकार से इसकी कमी रही। और खास करके जो व्हिटेलसी महोदय ने कृषि प्रदेश का वर्गीकरण किया वो कृषि उत्पादन और उत्पादन विधि पर अधिक बल दिया है, कृषि संगठन व्यवस्था पर बल नहीं दिया, और यही इसकी कमी रह गई। उनके कृषि प्रदेश यानी व्हिटेलसी के कृषि प्रदेश विभाजन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें कृषि प्रदेश आर्थिक विकास से संबंध है। मतलब कृषि प्रदेश जो है आर्थिक विकास से संबंधित है। आर्थिक विकास प्रक्रिया में एक प्रकार का कृषि प्रदेश दूसरे विकसित प्रकार के कृषि प्रदेश में परिणत हो जाता है या हो सकता है। चलवासी पशुचारण प्रदेश की बात इन्होंने करी व्हिटेलसी महोदय ने। तो चलवासी पशुचारण प्रदेश की बात की जाए, व्यापारिक पशुचारण प्रदेश में इन्होंने स्थानांतरित कृषि प्रदेश आर्थिक विकास के साथ साथ व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश में बदल सकता है। इस प्रकार जीवन निर्वाह कृषि प्रदेश व्यापारिक कृषि प्रदेश में बदल सकता है। व्हिटेलसी के कुछ प्रदेशों में अधिक सीमा तक समानता पाई जाती है, परंतु कुछ प्रदेशों में संबद्धता का अभाव भी मिलता है। मतलब आप देखिएगा कुछ प्रदेश मैंने ऐसे बताए होंगे जिनमें समानता आपको मिले रही होंगी। मतलब इन्होंने केवल 13 बताए तो हैं, लेकिन 13 में जो उन्होंने 13 कैटेगराइजेशन किया है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा थोड़ा मिलती नज़र आई हुई होंगी। जैसे कि जो एक प्रकार से आप देखते हैं कई प्रदेश जो उन्होंने बताए हैं वो कहीं ना कहीं पे आपस में संबंध भी रखते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा व्यापारिक बागायती या बागानी कृषि व विशिष्ट बागानी कृषि प्रदेश में आप देखते हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू आप मान सकते हो। मतलब कि ये एक ही जैसे थे, बिखरे हैं, उनमें अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नता भी आपको मिलती है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। व्हिटेलसी महोदय के कृषि प्रदेश बृहत स्तरीय कृषि प्रदेश है। उनके सीमांकन के विशद विवरणों का सामान्यीकरण किया गया है और इन बृहत प्रदेशों को मध्यम एवं लघु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। व्हिटेलसी महोदय के कृषि प्रदेश का या प्रदेश में के प्रदेश अध्ययन में भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के सीमांकन का आधार आर्थिक न होकर के प्राकृतिक यानी जलवायु है। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके एबलर, एडम्स और पीटर गोल्ड महोदय ने व्हिटेलसी के विभाजन को निम्न 4 आयामों पर आधारित बताया है। 4 आयाम कौन कौन से? सबसे पहली बात जो इंटेंसिटी यानी तीव्रता, दूसरी व्यवसायीकरण यानी कॉमर्शियलिटी, तीसरा सस्य विशिष्टता यानी कि क्रॉप स्पेशलिटी, कहाँ पर कौन कौन सी फसलें ज़्यादा पाई जाती वो स्पेशलिटी के हिसाब से बांटा गया है, और गतिशीलता यानी मोबिलिटी के हिसाब से। तो एक प्रकार से 4 आधार जो है 4 आयाम जो हैं ये व्हिटेलसी का विभाजन इन 4 आधारों पर एक प्रकार से फिक्स है। इन 4 आयामों के आधार पर एक प्रकार से व्हिटेलसी महोदय ने बांटा है, ऐसा बताया एबलर, एडम्स और पीटर गोल्ड महोदय ने। ठीक है। व्हिटेलसी के कृषि प्रदेश का वर्गीकरण संशोधित रूप अगर बात की जाए तो फ्रायर महोदय एक आते हैं, अच्छे विद्वान है फ्रायर महोदय। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो व्हिटेलसी महोदय ने कृषि प्रदेश दिया था उनके द्वारा प्रस्तुत कृषि प्रदेश में कुछ संशोधन कर दिया और 11 कृषि प्रदेशों में बांट दिया है। 11 कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं उनको जानने का प्रयास यहाँ पर हम करेंगे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्रायर महोदय ने व्हिटेलसी महोदय के द्वारा प्रस्तुत कृषि प्रदेशों में कुछ संशोधन किया और विश्व के 11 कृषि प्रदेशों में बांटा, वो कौन कौन से 11 प्रदेश हैं। तो उन्होंने जो बांटा है फ्रायर महोदय ने, ठीक है, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो इन्होंने बांटा फ्रायर महोदय ने वो बांटा है आदिमकालीन जीवन निर्वहन कृषि प्रदेश यानी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर रीजन। आदिमकालीन जीवन निर्वाह मतलब कि जो आदिकाल में जीवन निर्वाहन के लिए जो कृषि की जाती थी वह प्रदेश, ठीक है, वह एरिया जहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो कि जीवन निर्वाहन के लिए आदिम समाजों में कृषि किया करते थे। कृषि में आपका पशुपालन वगैरह सब हो जाता है, शिकार वगैरह। ठीक है। दूसरा उन्होंने बांटा चावल प्रधान कृषि अथवा सवाह कृषि प्रदेश। सवाह एग्रीकल्चर रीजन मतलब होता है जहाँ पर चावल ज़्यादा उत्पादित होती है वो प्रदेश। तीसरा इन्होंने बताया गहन शुष्क क्षेत्र कृषि प्रदेश, मतलब कि जो है इंटेंसिव ड्राई फील्ड एग्रीकल्चर रीजन, मतलब गहन शुष्क क्षेत्र यानी जहाँ पर एक प्रकार शुष्कता बहुत ज़्यादा है, मतलब गर्मी वाले क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ऐसे कृषि प्रदेश। तीसरा बगाती सस्य प्रदेश, मतलब कि प्लांटेशन क्रॉप रीजन, मतलब जहाँ पर बगान उत्पादन जैसे केला हो गया, ठीक है, चाय हो गई, ठीक है, कहवा हो गया, या इसी प्रकार से गन्ना हो गया, ऐसा बगाती सस्य कृषि प्रदेश में आते हैं। पांचवा पशुचारी चलवासी कृषि प्रदेश, मतलब ये जहाँ पर शुरुआती जो पहला बताया था हमने, जहाँ के जनजाति लोग हैं पशुओं को चराते हैं और वो कृषि प्रदेश यानी कि पोस्टरोल नोमेडिज्म रीजन, ठीक है, जहाँ पर पशुओं को चराने वाली कृषि होती है, मतलब पशुओं को केवल चराया जाता है
और उन्हीं से एक प्रकार से पशुओं को पालते हैं और उनसे दूध वगैरह जो मिलता है उसको पीते वगैरह है, उसी से उपयोग करते हैं। छठवां है व्यापारिक पशुपालन कृषि प्रदेश, मतलब व्यापार की दृष्टि से पशुओं को पालते हैं वो प्रदेश, ठीक है, लाइव स्टॉक रैंचिंग रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, मतलब कि सातवां जो सातवां जो आपका प्रदेश है कृषि प्रदेश, वो है मतलब व्यावसायिक अन्य कृषि प्रदेश। व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन, मतलब ऐसा प्रदेश जहां पर क्या क्या आता है, व्यवसाय की दृष्टि से अन्न का उत्पादन किया जाता है उसको बेचने के लिए, ठीक है। अगला जो आठवां कृषि प्रदेश जो है वो है फसल कृषि तथा गौण रूप में पशु पालन के साथ फलोत्पादन कृषि प्रदेश, यानी क्रॉप फार्मिंग एंड हॉरिकल्चर विथ सब्सिडरी लाइव स्टॉक रीजन, मतलब कि फसल कृषि तो की ही जाती है और गौण रूप से पशुपालन, मतलब कि फसल कृषि बहुत मुख्य है वहाँ पर, लेकिन फसल की कृषि मतलब कि मतलब फल की कृषि के साथ साथ फसल कृषि के साथ साथ क्या होता है वहाँ पर पशुपालन भी किया जाता है और फल का उत्पादन भी किया जाता है। मतलब कि फसल कृषि होती, फसल कृषि मतलब कि जहाँ पर फसल जैसे गेहूँ चावल ये सब होता है, इसके साथ साथ पशुओं का पालन भी किया जाता है और फल का उत्पादन भी किया जाता है वो प्रदेश। नौवां प्रदेश बताया उन्होंने बताया फसल और पशुपालन मिश्रित कृषि प्रदेश, मतलब जहाँ पर फसल भी होती है और पशुओं का पालन भी होता है, ऐसे प्रदेश, ठीक है। 10वां प्रदेश जो बताया वो बताया व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन कृषि प्रदेश, मतलब कि जहाँ पर कमर्शियल डेयरिंग रीजन, मतलब जहाँ पर एक प्रकार से दूध का उत्पादन केवल व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है वो प्रदेश, ठीक है। व्यापारिक या व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन मतलब कि दूध का उत्पादन बेचने के लिए किया जाता है वो प्रदेश। 11वां जो प्रदेश है विशिष्ट फलोत्पादन कृषि प्रदेश है, इस स्लाइड हॉरिजॉन्टल रीजन, मतलब कि जहाँ पर फसल का उत्पादन मतलब कि फल का उत्पादन किया जाता है और विशिष्ट तरीके के फलों का उत्पादन वहाँ पर किया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया, किसने बताया था भाई, ये बताया था किसने, फ्रायर महोदय ने 11 प्रकार के कृषि प्रदेशों के बारे में बांटा है, ठीक है। इसके बाद में और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सन 1972 ईस्वी में आप देखिएगा, 1972 ईस्वी में कैरियल महोदय ने फिटलसी के द्वारा चित्रित एवं वर्णित कृषि प्रदेशीकरण को संशोधित किया, मतलब उसको बदला, उसमें बदलाव किया, उसमें संशोधन किया, जो फिटलसी महोदय का कृषि प्रदेश का वर्गीकरण था। और इन विद्वानों ने फिटलसी के द्वारा कृषि प्रदेशों के विभाजन में 5 आधार तत्वों के अतिरिक्त 2 अन्य आधार तत्वों यानी तकनीकी स्तर और भूमि उपयोग क्षमता, इन दोनों तत्वों को और सम्मिलित कर दिया। जो 5 आधार उन्होंने बताए थे फिटलसी महोदय ने, वो 5 आधार मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे थे, जैसे कृषि उपज और पशुओं की स्थिति पहला, दूसरा कृषि के प्रकार, तीसरा पूंजी श्रम और संगठन, चौथा कृषि उपज के उपयोग की विधियाँ, पांचवा वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग। ये 5 आधार फिटलसी ने बताए थे। लेकिन इसके बाद में कैरिल महोदय ने 1972 ईस्वी में, चूंकि 1936 में फिटलसी बताते हैं, उसके बाद में 1972 में आकर के फिटलसी महोदय के अलावा 2 प्रदेश और बताए, मतलब कि 2 आधार और बताए कैरियल महोदय ने, ठीक है। पहला तकनीकी स्तर को उसमें इंक्लूड कर दिया और भूमि उपयोग क्षमता को इंक्लूड कर दिया। और इन विद्वानों ने सर्वप्रथम विश्व को 2 भागों में बांटा, पहला जीवन निर्वहन कृषि यानी कि निम्न तकनीकी जिसको कहते हैं, दूसरा मुद्रादायनी कृषि यानी उच्च तकनीकी, मतलब एक ऐसी कृषि जो केवल जीवन निर्वहन के लिए की जाती है, मतलब जो कि एक प्रकार से लोग अपने जिंदा रहने के लिए करते हैं, खाने पीने के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि वो जीवित रह सके, उनका जीवन यापन हो सके, ऐसी कृषि, उसको निम्न तकनीकी कृषि कहते हैं। दूसरा मुद्रादायनी कृषि, मुद्रादायनी मतलब कि ऐसी कृषि जो कि एक प्रकार से उच्च तकनीकी से की जाती है और पैसे कमाने के लिए की जाती है व्यापारिक दृष्टिकोण से, ठीक है, विभाजित किया। तत्पश्चात दोनों के उपविभाग किए गए, पुनः उपविभागों में सूक्ष्म कृषि प्रदेशों में निम्नलिखित विभाजित किया गया उसको, जैसे कि जो जीवन निर्वहन कृषि है निम्न तकनीकी की, उसको 2 भागों में बांटा गया। विस्तृत भूमि उपयोग यानी जिसमें आखेट और एकत्रीकरण यानी शिकार वगैरह किया जाता था, दूसरा चलवासी पशुचारण प्रदेश, तीसरा स्थानांतरणशील कृषि और चौथा है प्रारंभिक अस्थायी कृषि। तो ये 4 जो बांटे गए हैं वो जीवन निर्वाह कृषि यानी निम्न तकनीकों में ये है विस्तृत भूमि उपयोग के लिए। तीसरे है गहन भूमि उपयोग में गहन निर्वहन जीवन कृषि आती है वो। दूसरा जो इन लोगों ने बांटा है कैरियल महोदय ने, वो बांटा मुद्रादायनी जो कृषि प्रदेश है उच्च तकनीकी वाली, उसमें विस्तृत पशुपालन कृषि प्रदेश यानी व्यापारिक पशुपालन इसमें आता है और व्यापारिक अन्न उत्पादन, मतलब पशुओं का पालन व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है विस्तृत पशुपालन में, और व्यापारिक अन्न का उत्पादन किया जाता है, चूंकि अन्न उत्पादन किया जाएगा उसके बाद उसको बेचा जाएगा वो। दूसरा होता है गहन भूमि उपयोग यानी कि बागायती कृषि, और निर्वहन, दूसरा है निर्वहन फसल एवं पशु उत्पादन, तीसरा है व्यापारिक फसल और पशु उत्पादन कृषि प्रदेश, चौथा है आपका कौन सा
व्यापारिक दुग्ध पशुपालन, और अगला है विशिष्ट बगानी कृषि, मतलब गहन भूमि उपयोग में बगाती कृषि की जाती है। निर्वहन फसल का, मतलब कि जो जीवन का निर्वहन हो सके, पशु का उत्पादन भी किया, मतलब पशु पालन भी किया जाता है। तो एक प्रकार से मुद्रादायनी, मतलब कि ताकि क्या हो, पैसा मिलता रहे थोड़ा बहुत व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार से इसको बांटा है किसने भाई, इसको बांटा है किसने बांटा भाई, इसको कैरियल और कैरियल महोदय ने 1972 ईस्वी में क्या किया है, विश्व के कृषि प्रदेशों को बांटा है। इस प्रकार से व्हिटेलसी महोदय से लेकर के मैंने अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई कृषि प्रदेशों का जो विभाजन है उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया, जो कि बहुत ही उपयोगी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो अब कोई भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप आसानी से उसको बता पाएंगे, निश्चित तौर पर आपके समझ में आया हुआ होगा। और ये दूसरा चैप्टर आपका है कृषि प्रदेश वाला। मैं आपको बता दूं, विश्व के कृषि प्रदेश व्हिटेलसी का वर्गीकरण, ये दूसरा कृषि, मतलब दूसरा चैप्टर है आपकी परीक्षा के, मतलब कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपने अगर इसको जान लिया तो निश्चित तौर पर आपका 10 से 15 नंबर आपका तैयार हो गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर, मतलब कि जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन है शुक्ला स्टडी पॉइंट का, उस पर मैं 1-2 दिनों में अपलोड करने का प्रयास करूंगा। आप लोग वहां पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। डी व्हिटेलसी महोदय के द्वारा ये जो प्रश्न पूछा आता है, डी व्हिटेलसी महोदय ने जो कृषि के प्रदेशों का वर्गीकरण किया है, इसमें कोई भी प्रश्न आपसे अगर पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। उनके द्वारा दिए गए 13 कृषि प्रदेशों का विस्तार से हमने चर्चा करी, और उनकी आलोचना में जो विद्वानों ने और चीज़ों को बताया था, मतलब कि उनके अलावा उसको भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपकी समझ में चीज़ें आ जाएंगी और निश्चित तौर पर समझ में आई भी हुई होंगी। चलिए, तो इस प्रकार से आपने डी व्हिटेलसी के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण समझ लिया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यह वीडियो आपके समझ में आया हुआ होगा और आपने अच्छे तरीके से पढ़ा समझा जाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी प्रकार से और भी वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। और ये श्रृंखला अगर आपको पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक करके और ये कमेंट करें कि सर जी इसी प्रकार से और वीडियो दीजिए। तो मैं एक प्रकार से इस प्रकार के और वीडियोस देने का प्रयास करूंगा। जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होंगे, लगभग 4-5 वीडियो हर एक सब्जेक्ट की मैं दे दूंगा और वहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। तो ये अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोग चाहते हैं इस प्रकार की वीडियो, तो आप बताएं, मैं जल्दी देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।